नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का ज्ञानपुरम क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्यंजन संधि का पहला नियम पढ़ लिया और उसका अच्छे से सभी लोगों ने स्टडी कर लिया। उससे जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे या जो नियम थे वो सबको भी बताया गया। तो आइए आज हम व्यंजन संधि का दूसरा नियम पढ़ते हैं। तो दूसरा नियम क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। नियम 2 में देखा जाए तो देखिए इसमें क्या बन रहा है, जो बहुत बार आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो नियम 2 में देखा जाए इसमें क्या बताया जा रहा है। नियम 2 यानी सेकंड नियम में देखा जाए इसमें वर्गीय, ध्यान देना है, आप हेडिंग लगाकर लिखिएगा, वर्गीय प्रथम वर्णों का, वर्गीय प्रथम वर्णों का, ध्यान देना, वर्गीय प्रथम वर्णों का वर्गीय पांचवें, आप पांचवें थोड़ा लिखिएगा, देखिए लिख पा रहे हैं गौर से, गलत मत कीजिएगा, एक बार देखिएगा। वर्गीय प्रथम पांचवें लिख लेंगे, वर्गीय प्रथम वर्णों का वर्गीय पांचवें वर्ण में परिवर्तित होना, परिवर्तित, तो परिवर्तित लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही ना, परिवर्तित होना, ये आपकी हेडिंग होगी इसमें, परिवर्तित होना। ठीक, यही है आपका क्या हेडिंग। अब इसमें लिखिए क्या लिखाया गया है, वर्गीय प्रथम वर्णों का वर्गीय प्रथम वर्णों का वर्गीय पांचवें वर्ण में परिवर्तित होना, यानी पहला वर्ण कब पांचवें वर्ण में बदलेगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो आइए देखा जाए कंडीशन क्या है, शर्त क्या हो रही, कब बदलेगा। तो लिखिए यदि, अब इसमें लिखिएगा आप, यदि किसी वर्ग के, तो किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, तो पहला वर्ण प्रत्येक वर्ग का आप कोष्टक में लिख लीजिएगा, इसके बाद कोष्टक लगाइए। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण बताया गया है बहुत अच्छे से ना, आप फटाफट लिखेंगे, क च ट त प, यही ना, क च ट त प, हमने बताया कटप्पा मत समझिएगा ना, गौर से। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण क च ट त प और का मेल, एक में मत लीजिएगा नहीं तो का मेल हो जाएगा, का मेल हमने बताया था किससे, अनुनासिक व्यंजन से हो। तो अनुनासिक, ध्यान देना, अनुनासिक व्यंजन से हो, अनुनासिक व्यंजन से हो, तो अनुनासिक व्यंजन किसे कहा जाता है। अच्छा, अनुनासिक स्वर भी कहा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, अनुस्वार, अनुनासिक, और जिन लोगों को अनुनासिक, अनुस्वार और पंचवा अक्षर थोड़ा ध्यान देना अच्छे से, ओ सानुनासिक, अननुनासिक, ये सब पिछले वीडियो वर्णमाला में पढ़ा दिया गया है। तो अनुनासिक व्यंजन से हो, यानी कई बार परीक्षाओं में केवल अनुनासिक देता है, व्यंजन को नहीं लिखता, तो अनुनासिक से हो। तो अनुनासिक में कौन कौन आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण कौन कौन आते हैं, यानी ङ, ठीक, या, ड़, न, म, इनसे हो। तो अब एक चीज बताइएगा, इनसे हो, लेकिन आपको एक चीज और ध्यान देना है, इसमें लिखना है आगे से हो, लेकिन मुख्यतः किससे, मुख्यतः न या म से हो। तो अभी बताएंगे सर, तो वर्गीय प्रथम, यानी तो वर्ग का प्रथम वर्ण, तो वर्ग का प्रथम वर्ण, तो वर्ग का प्रथम वर्ण कौन कौन आ रहे हैं, तो वर्ग का प्रथम वर्ण का चा टा ता प, यानी यहां है क च ट त प, कोष्टक बंद। तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने, ध्यान देना है, अपने ही वर्ग का, तो अपने वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण, पांचवा लिखिएगा आप लोग भी, थोड़ा कई बार वर्तनी पूछी गई है, कुछ लोग गलत पांचवा नहीं लिख पाते हैं, तो एक बार लिख कर देखिएगा, लिख पा रहे हैं गौर से आप लोग भी, और सभी लोग लिखिएगा, ठीक है ना।
चलिए लिख कर दिखाइए। हाँ तुरंत, गड़बड़ी। 5 ऐसे लिखते हैं, यहां वहां जुड़ेगा, तो जो लोग बिंदु लगा के छोड़े हैं वो ध्यान दीजिएगा। पांचवा, अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण, तो पांचवा वर्ण कौन कौन आएंगे? ङ। अब ध्यान देना, यहां हलंत नहीं लगा है, यहां हलंत लगेगा। ङ, या, ड़, न, म। हो जाता है, हो जाता है। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया ऐसे भी कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल अनुनासिक से हो तो रूपांतरण परिवर्तन किसमें होगा? तो आप लोग ध्यान देंगे किसमें होगा? 5वें वर्ण में हो जाएगा। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आपको बताया जा रहा है। गौर से, किसी कोई दिक्कत ना हो, एकदम गौर से। हाँ सभी लोग, तो अगर आप गलती करेंगे जरा भी तो आपसे के साथ समस्या हो सकती है, इसमें त्रुटि ना आए, इसलिए एकदम गौर से अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। तो क्या हुआ? यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, यदि किसी वर्ग के प्रथम, इसी को कामता प्रसाद गुरु लिखते हैं कि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण यानी अक्षर के परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। तो अनुनासिक वर्ण, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अनुनासिक वर्ण से यहां ध्यान देना है, किससे? व्यंजन से तात्पर्य है, गौर से समझिएगा। अब देखिएगा एक बार इसको अच्छे से आप नोट कर लें, फिर आपको बताया जा रहा है ना, किसी कोई दिक्कत ना हो, एकदम आसानी से, एकदम समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को भी। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप क्या नोट किए हैं, चलिए अंडरलाइन करके देखिएगा हेडिंग क्या बन रही ना अच्छे से। और एक बार इसको आप लर्न कर लीजिए, अपने शब्दों में समझ लीजिए क्या बताई जा रही ना। चलेगा, लिखा गया है वर्गीय, देखिए गौर से, पहले क्या लिखा गया है? वर्गीय हेडिंग है, प्रथम वर्णों का वर्गीय पंचमाक्षर, या इसी को जो पांचवा अक्षर है वर्ग, तो इसे आप लिख सकते हैं पंचमाक्षर भी, यहां पंचमाक्षर यानी वर्गीय प्रथम वर्णों का वर्गीय पंचमाक्षर यानी पांचवें अक्षर में परिवर्तित होना, बदल जाना, रूपांतरित होना। तो ये कब होगा? कंडीशन क्या कहा जा रहा है? यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, वर्ग कितने हैं भाई? 5 हैं। कौन कौन? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यही ना। तो कारण यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, तो वर्ग 5 हैं, तो किसी वर्ग के प्रथम वर्ण में क, च, ट, त, प, इसलिए लिखाया गया है। देखिए सब में हलंत लगा, ये चीज आपको ध्यान देना होगा ना, क्लियर, इसमें ध्यान देना होगा। तो क्या होगा? का मेल, तो अगर इनका मिलन या मेल, जोड़ किससे हो? अनुनासिक से हो। अनुनासिक वर्ण का मतलब व्यंजन समझिएगा, और अनुनासिक कितने होते हैं व्यंजन में? ध्यान देना है। तो ये 5 हैं, कौन कौन? ङ, ञ, ड़, न, म, ये 5 व्यंजन हुए, तो 5 व्यंजन अनुनासिक हो गए। अब इसमें लेकिन कहा गया मुख्यतः ना या मा, तो आप यहां केवल भी समझ सकते हैं। कुछ पुस्तकों में ये 5 ना लिखकर केवल ये लिख देता है, लेकिन परीक्षा में जो पूछा गया वो बताया गया है केवल ना या मा। आप कहेंगे तो ये 3 क्यों नहीं आ रहे हैं, केवल इन्हीं को लिया जा रहा है, तो इनको, इन तीनों को क्यों नहीं लिया जा रहा है? अच्छा आप बताइएगा, कई बार एग्जाम में देखे होंगे आप लोग, कई बार आप जो छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला ना, तो वहां एक जगह आपको बताया जाता है अंगा माने कुछ नहीं, इया माने कुछ नहीं, अड़ा माने कुछ नहीं। इसका मतलब क्यों ऐसा कहा जाता है? तो क्यों कुछ नहीं कहा जाता है? तो चलिए सोचकर सभी लोग बताइएगा, कुछ दिमाग में बात आई, कहा जाता है अंगा माने कुछ नहीं, तो आपने क्या सोचा? गौर से बताइएगा। अंगा माने, अच्छा कुछ लोग कह रहे नया शब्द, से क्या तात्पर्य? आप समझिएगा। हाँ, और ऐसे काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा। अच्छा अभी तक सोचे भी नहीं थे कुछ लोग, बस रट लिए थे, याद कर लिए थे ना। अच्छा अंगा माने कुछ नहीं, अंगा ने ंगा माने कुछ नहीं ना, तो अंगा में इसलिए कुछ नहीं कहा जाता, ध्यान दीजिएगा आपको, क्योंकि ंगा से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता। आप कहेंगे इया से भी कोई शब्द, अब संस्कृत को सूत्र बन जाए वो अलग चीज है, यानी ंगा से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता, ना तो इया से प्रारंभ होता, ना तो ड़ा से, लेकिन ना से प्रारंभ होता है। जैसे ना से नल, ना से नाक कहते हैं ना, और मां से भी शुरू होता है, मां से मछली, मां से मगर, तो बहुत कुछ बना लेंगे आप। तो जिन उससे शुरुआत नहीं होता तो वो शब्द बनेगा नहीं,
तो उनसे संधि की जोड़ कैसे बनेगी, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो अब समझ गए अंगा माने कुछ नहीं क्यों कहा जाता है, क्योंकि ङा से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता, यहाँ से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता, ड़ा से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता, इस कारण इन्हें कहा जाता है ङा माने कुछ नहीं और इया माने कुछ नहीं, अड़ा माने कुछ नहीं। जैसे कहा जाता है का से कबूतर, का से बनता ना कबूतर, का से बन गया, खा से खरगोश, खा बन गया, लेकिन गा से गमला भी बन गया, घा से घड़ी बन, ङा से कोई शब्द नहीं बना, इसलिए ङा माने कुछ नहीं। तो कुछ नहीं का मतलब उससे कोई शब्द नहीं निर्मित हो रहा है, इस कारण ऐसा लिखा जाता है। अब ना से नल, इसलिए इसे यहाँ लिखाया गया मुख्यतः यानी केवल ना या मा से हो तो वर्ग का प्रथम वर्ण यानी का चा टा ता पा जो होता है अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण यानी पांचवा वर्ण में ङा या ड़ न म। अब देखिए ये सब में हलंत लग रहा है क्योंकि इसमें हलंत है तो इसमें भी हो गया। तो बात को समझ गए होंगे, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आपको ये बातें बताई जा रही हैं। अब समझिए एक बार गौर से, इसको आप पहले आप नोट कीजिएगा इसको गौर से, तो फिर आपको बातें बताई जा रही ना, चलेगा ना। तो इसको हम हटा दें, इसको हटा के बता रहे हैं आपको समझाने के लिए, चलेगा। इसको हटा दे रहे हैं ना, किसी कोई समस्या नहीं है ना, तो चलिएगा गौर से। अगर अब आपके सामने जो समस्याएं उत्पन्न हो रही इसको समझने की, इसको एक बार समझ लीजिएगा अपने शब्दों में, तो जिससे आसानी हो जाएगी। अब इसमें समझना क्या है, अब देखिए उसी को मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं क्या बातें हैं उसमें। देखिएगा ये बातें बताई जा रही है किसी वर्ग का प्रथम वर्ण यानी आपका कौन सा है, क च ट त प, 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, इनका मेल अनुनासिक व्यंजन यानी अनुनासिक वर्ण यानी कौन 5 ङा ञ ना मा, लेकिन उसमें मतलब मुख्यतः या केवल ना या मा से होता है क्योंकि इन्हीं शुरू हो रहा है। अगर इनका मेल ना या मा से हो तो क्या हो जाएगा, तो यही होगा ना। क्या इधर कुछ बदलेगा, नहीं बदलेगा, यहाँ बदलेगा। यहाँ क्या बदलेगा, यहाँ क्या बदल जाएगा, ये जो पंचमाक्षर इसके स्थान पे कैसे आएगा, पंचमाक्षर कैसे आएगा इनके स्थान में। तो जो का है अगर इनका मेल होगा किससे, ना या मा से, तो का समाप्त होकर क्या हो जाएगा इसके स्थान पे पंचमाक्षर यानी का पांचवा अक्षर ङा। अब देखिए चा का मेल अगर ना या मा से किसी से हो रहा है जिससे शब्द प्रारंभ होगा तो चा समाप्त हो जाएगा, चा की जगह क्या हो जाएगा, इया हो जाएगा। अब जैसे टा है, टा का मेल ना या मा से होगा तो टा समाप्त होकर इसकी जगह से क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा। अगर समझिए ता से हो रहा है तो ता समाप्त होकर इनसे ताया का मेल ना या मा से होगा तो क्या हो जाएगा, ता की जगह ना हो जाएगा। इसमें हलन तो इसमें हलन तो इसका काम भी समाप्त हो जाएगा। अगर पा का मेल इनसे होगा तो ये क्या हो जाएगा, मा हो जाएगा। तो कुछ बात समझ गए होंगे, इतनी बात समझ में आ गई। चलिएगा एक वर्तनी बहुत बार पूछी गई शब्दों को भी आप लिखेगा वांग में, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया शब्द शुद्ध वर्तनी, तो लिखकर भी दिखाइएगा सभी लोग लिखें और इसका संधि विच्छेद भी कीजिएगा। देखिए क्या करते हैं आप लोग, कोई लोग भी इधर उधर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं, नकल करने की कोई कोशिश नहीं, एकदम नहीं, पेज भी पीछे नहीं पलटेंगे, चलेगा। बताइएगा सभी लोग, लिखिएगा अपनी कॉपी पर। जब तक अपनी कॉपी पर लिखेंगे नहीं सब लोग अच्छे से, तब तक मैं नहीं बताऊंगा शब्द को ना, ये ध्यान देना, एकदम बहुत जरूरी लिखना। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि आपको यहां से नंबर ना कट पाए ना, ये ध्यान देना। तो चलिए गौर से बताइएगा, आप लोग भी एकदम अपनी कॉपी को पहले, जो लोग अपनी कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे वो अच्छे से बैठ लें, इस पे ध्यान दीजिएगा आप। हाँ ऐसे नहीं आप काम करेंगे कि आप बस ऐसे चलते रहें। तो चलिए क्या लिखें आप, वांग में लिखना था तो चलेगा ऐसे ही लिखे ना, यही लिखे ना, हाँ आप भी ऐसे लिखे हैं। अच्छा चलिए ये गलत है, अच्छा हाँ एक लोगों ने कुछ हाँ सही लिखे हैं। और ध्यान दीजिए आप लोग अगर ऐसा लिखे तो गलत है, तो वांग में तब क्या होगा, वांग में ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान देना है, वांग में। अच्छा विच्छेद तो सही लिए हैं, कह रहे हैं कुछ लोग संस्कृत में पढ़ाए हैं ऐसे वाला, तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। और कुछ लोग कहीं से जो भी चीज़ें कहीं से, कुछ पुस्तकों में ऐसा लिखा मिलता है और कुछ लोग ऐसे भी नोट करवा देते, तो आप ध्यान वैसे नहीं लिखा जाएगा वांग में, एक कट जाएगा, ये वांग में शुद्ध नहीं है, यही सही है। और इसका विच्छेद तो सही लोग किए हैं, क्या किए हैं देखिएगा, ये बनेगा वाक, अच्छा थोड़ा हटा कर लिखें तो ज़्यादा सही हो जाएगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसे हटा कर लिखें,
ना, ठीक, कोई दिक्कत? इसे हटा कर लिख रहे ना, वांग में। थोड़ा आप दोनों को समझ लेंगे ज्यादा सही होगा। देखिएगा, पहले विच्छेद ही समझ लें, है वाक धन में। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसी को, यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, यानी देखिए का मिल गया ना, का मेल ना या मां से हो, तो देखिए का यहां मिल गया, देख रहे हैं, और इधर मां से मिल रहा है, तो बताएगा जो वर्ग का प्रथम वर्ण होगा ये वाला, तो ये का समाप्त होकर उसके स्थान पर ङ होना चाहिए ना, तो ये यहां पर हम कर दे रहे हैं ऐसे। देखिएगा यहां पर हो जाएगा, का के स्थान पर क्या होगा, ङ हुआ, तो यहां देखिए यहां पर है तो यहां पर भी हलंत हो जाएगा। और ध्यान देना है, जब हलंत हो जाएगा ऐसे, हलंत हुआ, अब ये मैं को जोड़ दीजिए क्योंकि चेंज हो गया, धन हट जाएगा, तो बना वांग में। अब बताइएगा, जो लोग वांग में ऐसे बना है, तो जो लोग ऐसे लिखे हैं वांग में, ठीक, तो ये बताइए गा कहां से आ गया यहां, अगर आपने गा ला दिया, ये गा कहां से आ गया, यहां तो ये रूल बता रहा है ना, तो गा कहां से आएगा, तो इसलिए कट जाएगा और वांग में ऐसा ही होगा। बात समझ गए आप? तो इसका संधि विच्छेद भी जान गए, वाक धन में, और आप लोगों ने क्या किया था इसको भी ध्यान दिए होंगे। एक और लिखिएगा वांगमुख। अच्छा, वांग में कई बार परीक्षा में पूछा गया, इसका मतलब क्या होता है, वांग में माने क्या होता है? वांग में माने साहित्य, जैसे संस्कृत वांग में ना, पढ़े कि नहीं, जिसे कहा जाए प्राचीन संस्कृत में पढ़ेंगे तो वांग में इस्तेमाल किया, संस्कृत वांग में। और कुछ गौर से बताइएगा, जैसे और वैदिक वांग में, लौकिक वांग में, तो वांग में माने साहित्य होता है, ठीक, तो चलेगा। एक और लिखे वांगमुख, क्या लिखेंगे, लिखकर पहले दिखाइएगा तब बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। वांगमुख लिखकर दिखाइएगा आप लोग, वांगमुख, इसी अर्थाच पर तो बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, इसको हटा दें क्योंकि सही वाला ये है। वांगमुख बनाइए, तो आप ऐसे बनाएंगे, इसका विच्छेद कर लीजिएगा, वाक धन मुख, देखिए बहुत इजी होगा, ये मैं बनाया यही मुख कर दीजिए। अब ये हो जाएगा, ये बनेगा वांग मुख, बस। वांगमुख माने क्या होता है पता है? वांगमुख माने ग्रंथ की भूमिका, वाक माने होता वाणी, मुख माने तो साहित्य को वाणी, तो ग्रंथ को समझिएगा, तो इसको वांगमुख का तात्पर्य होता है, कुछ एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको समझ सकते हैं क्या, वाणी की मतलब ग्रंथ की भूमिका, तो वाक माने वाणी होता है, जानते होंगे ना, तो ग्रंथ की भूमिका वांग, और वांग में माने हमने बताया साहित्य, तो ये भी हो गया। चलिए और शब्द को लिखिएगा आप, तो आप समझ गए, थोड़ा और थोड़ा घुमा कर दे तो ज्यादा सही हो जाएगा ना, तो चलेगा। अभी देखिएगा और दे रहे हैं, और मैं रुच धन मय, अभी माँ को ही ले रहे हैं, रुच धन मय बनाइए इसका वाला शब्द, रुच धन मय। अब देखिए इसी वाले को, पहले का को लिया हमने, माँ से मिलाया, फिर चा को ले रहे हैं, तो क्या बनेगा, तो ये बताया गया है कि ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का चा टा ता पा का मेल, तो देखिए का चा चा का मेल हो रहा है, किससे हो, नायामा से हो, तो जो ए होगा इसका पंचमाक्षर हो जाएगा, चा की जगह क्या होगा, यहाँ देखिए गौर से यहाँ होगा, तो ये रू को हम ऐसे किए, और ये चा की जगह हम यहाँ करेंगे, तो ये क्या होगा, प्लस हट जाएगा, तो यहाँ हुआ ऐसे बना, और इधर मैं हुआ, तो ये तो बन रहा है, लेकिन जब इसको हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे, क्या बना, रुई में, तो कोई दिक्कत किसी को, समझ गए ना, तो ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखेंगे, क्या बनेगा, रुई में, तो रुच धन में। और बनाइएगा, जैसे और शब्द में कुछ महत्वपूर्ण बनाइए, एक लिखिएगा सट धन मास, माँ को ही लेकर चल रहे हैं, शट खा भी पढ़ते, धन मास, मास माने जानते होंगे ना, मास माने महीना, और अगर मूर्धन्य षा बन जाए तब मास माने उड़द हो जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और अगर मांस हो जाए तो जानते होंगे कोई दिक्कतें नहीं है, तो ये बनेगा। अब देखिए टा का मेल माँ से हो रहा है, यहाँ टा वाला हो गया, टा की जगह अड़ा हो जाएगा, यहाँ हलंत है टा में, तो अड़ा में भी हो जाएगा, तो हो जाएगा षड़, ऐसे बना, और मास ऐसे बन जाएगा। अब देखिएगा टा की जगह अड़ा हो गया ना, यही हुआ है, और ये प्लस हट जाएगा, लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं, ऐसे लिखेंगे तो आपकी खड़ी पाई वाला गायब हो जाएगा, ये बन गया षड़मास। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को? चलिए एक और बनाइएगा, अपधनमय, 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 अभी कहेंगे तो आप केवल माँ वाला ही करा रहे हैं, अभी करा रहे हैं, उसका भी चिंता मत कीजिएगा,
अपधनमय, तो इसका क्या करेंगे? अपधनमय का कीजिए, अपधनमय, तो ये हो जाएगा अम्मय। ऐसे बनेगा, देखिए पा है, ठीक, तो जब पा आएगा इधर, पा का मेलमा से हो रहा है, तो पा क्या बनेगा? पाए का पंचमाक्षर क्या? पा फा बा भा मा, तो यहां देखिए हलंत है तो हलंत वाला माँ ऐसे आ गया यहां, ठीक, और ये माँ है अम्मय, तो अम्मय माने क्या होगा? अम्मा तो नहीं समझ रहे ना अपने शब्दों में। अम्मय माने पिछले वीडियो में हमने अप माने बताया था, आप लोग अच्छे से याद किए हैं? अप माने हमने पिछले वीडियो में बताया था। अब्ज, बताइए अब्ज कई बार एग्जाम में पूछा गया, अब्ज किसका पर्यायवाची है? चलिए बताइए, आप लोग भी नोट करके लिख कर ही बताइए, सभी लोग, बोलना नहीं है। अब्ज कमल बताए थे भाई, अपधंजा एक बताए थे, अवधि एकदम बहुत अच्छे याद कर लिए, बहुत अच्छे, यानी पकड़ लिए, अगर एक बार ले पकड़ाया जाए तो समझ गए। अवधि माने सागर, हमने अप माने पानी, धी माने धारण करने वाला, अवधि बताया। चलिएगा, अब यहाँ अप माने पानी, मैं माने युक्त, तो जल युक्त हुआ अम्मय, तो वो अम्मय मत समझिएगा ना। तो एक और लिखेगा उत्धनमाद, इसका हमने छोड़ दिया था ना, इसको भी लिख लीजिएगा, उत्धनमाद, तो हो जाएगा उत धन माद, तो यहां क्या हो जाएगा? बनाइएगा, तो ये क्या बनेगा? ता का पंचमाक्षर पांचवा वर्ण क्या है? ता था दा धा ना, तो ना क्योंकि हलंत है तो ऐसे उन्माद बन जाएगा। कोई डाउट किसी को नहीं आ रहा है ना समझने में? उन्माद हो गया। अब चलिए थोड़ा सा और बनाया जाए, लिखिएगा दिक धन नाग, दिक धन नाग, दिक धन नाग, अब इसका बनाइएगा। अच्छा, नाग माने क्या होता है? अच्छा, नाग माने नागो, कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं इशारा करके, नाग, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे, तो अब नाग माने और क्या होता है? कई बार पूछा गया, हमने एक अलंकार रस पढ़ाते समय बताया था, बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप। आप लोग भी सोचकर बताइएगा गौर से, आप लोग से भी कह रहे हैं, इसे बहुत समझिएगा। नाग माने बताइएगा गौर से, अगर नाग माने सर्प विकल्प नहीं दिया है, सांप नहीं दिया है, फिटार उटार समझते रहिए, अगर ये विकल्प नहीं दिया है तो क्या बताएंगे? तो कह रहे बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईंक समझ विषधर को उठा लिया तब गज ने आप। तो इसमें पूछा गया कौन सा अलंकार है? अलंकार भी पूछा जाता है, तो आप लोग बताइएगा कि अलंकार तो बात छोड़िए, अलंकार मैं जल्दी ही पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको सब कवर करेंगे। तो नाग माने क्या होगा? नाग माने अर्थ बताइए, नहीं पकड़ पा रहे हैं, चलेगा। कह रहे बिल विचार कर नाग सुंड में, नाग माने हाथी, तो अगर विकल्प में नाग माने कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं फिक्स करके बता रहा हूं। तो बिल विचार कर नाग सुंड में, नाग सुंड माने हाथी के सूंड में, सुंड माने सूंड, नाग माने हाथी, तो बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप। विषैला जो सांप है वो हाथी के सूंड में जो छिद्र है उसको बिल समझकर घुसने लगा। और काले ईख समझ विषधर को, मतलब हाथी ने क्या समझा? उसको, जो सांप को काला गन्ना समझकर उठा लिया तब गज ने आप, तो काली ईंट समझ विषधर को उठा लिया तब गज ने आप। एक जगह यहां और एक जगह वहां, क्या? बिल विचार कर नाग सुंड में, दोनों जगह क्या है? भ्रम है। तो अलंकार पढ़ाएंगे तो आपको भ्रम और संदेह में अंतर भी बताएंगे, तो यहां भ्रांतिमान अलंकार होगा, ठीक है ना? तो अब समझिएगा नाग माने क्या हुआ है। तो यहां नाग माने सांप मत समझिएगा। दिक माने क्या हमने बताया था पिछले वीडियो में? दिक माने, अच्छा कुछ लोग ये वाली भी स्टाइल बता रहे हैं नाग वाली, तो दिक माने दिशा और नाग माने हाथी। जो दिशाओं के हाथी उन्हें दिंग नाग कहा जाता है। दिशाओं के नाग भी समझ ले अपने अर्थ में अलग है, इसलिए हमने बताया दिग्गज, पिछले वीडियो में बताया था ना। दिक माने दिशा के, दिशाओं के, गज माने हाथी, तो यहां दिंग नाग हो गया। तो ये क्या बनेगा? ऐसे दिंग नाग। किसी कोई दिक्कत? अब आप कुछ और बना के करें तो अलग हो जाएगा। यहां हो गया, चलिए एक और बनाइएगा, उत धन नति, उत धन नति, तो क्या बनेगा? बनाइएगा, बहुत इजी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? उन्नति। अच्छा समझ रहे हैं बात को कि नहीं अच्छे से आप लोग?
तो देखिए ता वाला हो रहा है, उत्धन्नति बराबर उन्नति। और कुछ शब्दों को बनाते चलिएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एकदम ना समस्या नहीं है ना। तो इसको बनाइएगा, क्या बनाएंगे, बनाइए, क्या बनेगा, एक और बनाइएगा, एकदम नहीं गड़बड़ी होनी चाहिए। लिखिए चिन्मय, चिन्मय, चिन्मय लिखिएगा। चिन्मयानंद नाम सुने होंगे, एक बाबा चिन्मयानंद, सुने कि नहीं? अभी चश्मा लगा के कोई बातें, कुछ घटना घटी थी ना, चलेगा, ऐसी कुछ बातें कही जाती है, उसको समझिएगा। तो चिन्मय लिखना है, तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, चिन्मय बनाना है। अब देखिए थोड़ा सा, अभी तक आप बहुत इजी ढंग से बना ले रहे थे, अब यहां आपको बताना है किस ढंग से। तो चिन्मय को बनाइए, तो ये बनेगा चित धनमय ना, आपको बनाएंगे यहां क्या, चित धन, चित धनमय, बहुत अच्छा शब्द है चिन्मय। तो ता का क्या होगा, मां से मेल हो रहा है यह ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो ता का पंचमाक्षर ना, तो ये बन गया चिन्मय, चिन्मय, ठीक ना, कोई किसी को दिक्कत? अब हमें लगता है इतना शब्द को समझ गए होंगे ना इस नियम से संबंधित। तो आइए अब हम दूसरा नियम देखते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये समझ जाइएगा, यही था ये रूल, ये नियम, कि वर्गीय प्रथम वर्णों का वर्गीय पंचमाक्षर यानी पांचवें वर्ण में परिवर्तित होना। नियम था यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण यानी क्या, का चा टा ता पा का मेल अनुनासिक वर्ण यानी ङा यड़ा ना मा मुख्यतः ना या मा से हो, तो वर्ग का प्रथम वर्ण यानी का चा टा ता पा अपने ही वर्ग का पंचमाक्षर यानी ङा यड़ा ना मा हो जाता है। किसी कोई डाउट नहीं, समस्या है ना, चलेगा। तो आइए अब हम देखते हैं व्यंजन संधि का नियम 3 यानी तीसरा नियम। तो देखें हम लोग नियम 3 को देखें, यानी ध्यान दीजिए ना है आपको, नियम 3। अभी तक आप लोगों ने 2 नियम पढ़ा, 2 नियम कौन कौन था, वो थोड़ा लंबा था, आप छोटे छोटे नियम आपको पढ़ना है, उतना लंबा नहीं पढ़ना है। पहला नियम आपने पढ़ा वर्गीय प्रथम वर्णों का वर्गीय तृतीय वर्ण में परिवर्तित होना। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण यानी का चा टा ता पा का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण गा जा डा दा बा, चौथे वर्ण घा झा ढा धा भा, अंतस्थ यारा लावा अथवा किसी स्वर से हो, तो वर्ग का प्रथम वर्ण यानी का चा टा ता पा अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण गा जा डा दा बा हो जाता है। दूसरा नियम बताया गया, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण यानी का चा टा ता पा का मेल आपको बताया अनुनासिक वर्ण यानी पंचमाक्षर से हो, तो वर्ग का प्रथम वर्ण का चा टा ता पा अपने ही वर्ग का पंचमाक्षर या ड़ा ना मा हो जाता है। तो इतना तो जान के बहुत इजी नियम रहा होगा, थोड़ा आपको हो सकता है याद करने में कठिनाई हो। अब तीसरा नियम देखिएगा, इसमें है आपको 6 संबंधी नियम, 6 ध्यान देना है आपको, इसमें क्या है 6 संबंधी नियम। इसको दूसरे भी ढंग से समझ सकते हैं, 6 का चा छा हो जाना, 6 का चा छा हो जाना, 6 संबंधी नियम आपको ध्यान देना, 6 का चा छा हो जाना। अब इसमें लिखेगा यदि 6 के पूर्व स्वर हो तो, यदि 6 के पूर्व स्वर हो तो 6 से पहले च जुड़ जाता है, च जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। अब लिखिए अर्थात, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अर्थात थोड़ा आप लोग भी लिखिएगा, तो सभी लोग अर्थात शुद्ध लिखिएगा। अर्थात लिखने के बाद यहाँ हलंत लगना चाहिए, अगर हलंत लगे गलत हो जाएगा ना। जितने लोग अर्थात लिख रहे हैं अर्थात ऐसे लिखेंगे, अर्थात 6 के स्थान पर 6 हो जाता है, हो जाता है। इसको समझ गए, यानी ये बताया गया 6 संबंधी नियम। नंबर 3 है यदि 6 के पूर्व, ध्यान देना पहले कहा जा रहा है, यदि 6 के पूर्व कोई स्वर हो तो
छा के पहले यानी जो छा वाला छाता वाला है पहले च जुड़ जाता है, अर्थात छा के स्थान पर छ हो जाता है ऐसे। तो लिखिए उदाहरण समझ जाएंगे, लिखिए बनाइएगा, जिसे कई बार पूछा गया है। लिखिए विच्छेद, लिखिएगा विच्छेद, सभी लोग लिखिए विच्छेद। अब इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या बनेगा, विच्छेद, तो क्या बनेगा, ये होगा वि धन छेद। अब कैसे बना, देखिए ये छ है। अच्छा आप बताइएगा छ के पहले कौन स्वर है, ए है कि क्या है, छ के पहले कौन स्वर है, गौर से बताइएगा। अगर आपसे यहां कहा जाए, अगर मान लीजिए इसी को हम हटा दें ना, एक बार आपसे कहा जाए वि धन छेद आपको बनाना है, ये बनेगा विच्छेद, मान लीजिए आप रट लेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए वि धन छेद, अगर आपसे कहा जाए ये बताइए छ के पूर्व कौन स्वर है, तो आप बताइएगा। फंस रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, बताइए इस छ के पहले कौन स्वर है। अच्छा कुछ लोग देखिएगा ए बता रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं अ है। अगर जब आप करेंगे व धन ई तभी तो वी बनेगा ना, और यहां छ कीजिएगा तो छ के पहले ई है। अब बात समझ गए, छ के पहले ई है, गलती नहीं होनी चाहिए। तो यही बताया गया छ के पूर्व कोई स्वर हो तो छ के पहले ई आ गया, तो छ के पहले क्या जुड़ जाए, च जुड़ जाता है, इसी के ऐसे बन जाएगा द्विविधन छेद बराबर क्या हो जाएगा, विच्छेद। बात समझ गए, विधन छेद बराबर विच्छेद, कोई डाउट किसी को नहीं। नेक्स्ट लिखिएगा। अच्छा अभी एग्जाम जो हुआ है टेट का, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था स्वच्छंद, तो बनाइएगा, ये पूछा गया है स्वच्छंद, लिखिएगा और बनाइएगा, यानी बनेगा उसका स्वधन छंद, स्वधन छंद। अब इसको कैसे बनेगा ये, तो ये ध्यान देना है, छ के पहले क्या है यहाँ, अब यहाँ भी फंसेंगे, अगर वैसे कहेंगे तो छ के पहले बिंदु है जैसे बता रहे थे वहां छेद में ए, यहाँ छ के पहले क्या है, यहाँ देखिए इसमें छुपा हुआ अ है वा में ना, तो छ के पहले अ है, तो हमने बताया छ के पहले कोई स्वर हो तो यहाँ च जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा स्वच्छंद। बात समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्वच्छंद हो गया, क्लियर क्लियर, स्वच्छंद हो गया, यहाँ किसी कोई समस्या नहीं है ना। स्वच्छंद, स्वच्छंद माने जानते हैं कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में क्या अंतर है, पता है, स्वच्छंद, स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में क्या अंतर है, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, जैसे समझिएगा आप रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक, आप अपने बाएं चलिए, आराम से चलिए, आपके चलने में कोई दिक्कत, आप किसी के लिए कोई बाधा उत्पन्न ना करे, आप स्वतंत्र रूप से चल सके, आपकी स्वतंत्रता है। जहां वो स्वतंत्रता आपकी वहीं तक है जिससे किसी के मतलब उन्नति में, किसी के कार्यों में बाधा ना हो, वहां तक अपना कार्य कीजिए। लेकिन आप लाठी ले जाइए और चारों तरफ ऐसे घुमाते चलिए, ये स्वतंत्रता नहीं है आपकी, ये स्वच्छंदता हो जाएगी। जिसे आप अपने घर ठीक है समय से 4, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे आ जा रहे हैं, लेकिन आप चाहे जब आए, 12 बजे रात में आ जाए, 2 बजे आ जाए, 3 बजे आए, किसी से कोई मतलब नहीं, आप एकदम स्वच्छंद हैं। तो स्वच्छंद प्रकृति का व्यक्ति उचित लग रहे हैं, स्वतंत्र, थोड़ा इसे ध्यान दीजिएगा ना, चलिएगा। और लिखिएगा अनुच्छेद, कई बार पूछा गया है, तो अनुच्छेद तो क्या बनेगा, अनुधन छेद, तो देखिए छ के पहले हुआ आ गया तो ये बन गया अनुच्छेद। आप संविधान में पढ़े होंगे ना, फला अनुच्छेद के अनुसार इतने अनुच्छेद, अनुच्छेदों की संख्या इतनी है, तमाम बातें, उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, बस इतने बात बता रहा हूं। अब लिखिए परिच्छेद, वो भी लिखिएगा, परिच्छेद भी लिखिएगा एक वर्ड। परिच्छेद कैसे बनेगा, तो बनेगा परिधन छेद, तो क्या हो जाएगा, परिच्छेद भी बताइए कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं आप लोग, आप जानते होंगे कई जगह सुने होंगे ना परिच्छेद, तो बताइए गौर से परिच्छेद कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, नोट करते रहिएगा, परिच्छेद कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं आप, गौर से बताइएगा, परिच्छेद कहाँ कहाँ आप लोग इस्तेमाल करते हैं। समझ बातें आ गई ना। अच्छा एक और लिखिएगा, आप वर्तनी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सालाच्छादन, सालाच्छादन लिखिएगा, सालाच्छादन। अब देखिए कुछ लोग साला वाला लिख रहे हैं, साला क्या होता है, साला में शाला, चलिए गौर से, शाला धन छादन, ठीक, सालाधन छादन, तो बनाइएगा, इसका क्या बनेगा गौर से,
सालाधन छादन को बनाइएगा गौर से, एकदम दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए आप क्या बनाते हैं, सालाधन छादन। छादन माने जानते होंगे, बताने। साला माने, वो साला तो नहीं समझ रहे ना। हाँ, शाला माने घर, जैसे गौशाला, पाठशाला, तो शाला माने घर, समझ रहे हैं ना। और छादन माने छादन, तो ये क्या बनेगा, सालाच्छादन। किसी कोई दिक्कत, यही बनाना है। छादन माने जानते ही होंगे, बताने की कोई जरूरत नहीं। अगला लिखिए आच्छादन, एक और लिखिएगा, आधन छादन। तो ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा यहाँ, ये बनेगा आच्छादन। आच्छादन माने नहीं कहते आच्छादित होना, तो इसका मतलब क्या होता है, आच्छादन। नहीं कहते हैं मेघों से वायुमंडल आच्छादित है, घिरा हुआ है, ढका हुआ है। कुछ बात समझ में आ रही धीरे धीरे, तो समझते रहिएगा। अच्छा, इसीलिए कुछ लोग इसके रूल को ऐसे लिखते हैं, यदि छा के पूर्व कोई ह्रस्व स्वर या आ आए, तो ध्यान देना आपको, थोड़ा सा शब्दों को यहाँ ध्यान दीजिएगा। कुछ जगह ऐसे भी आपको मिल सकता है कि ऐसा लिखा हुआ कि यदि छा के पूर्व कोई ह्रस्व स्वर या आ आए, तो देखिए बार बार आ रहा है, तो ऐसा भी लिखा मिल सकता है, लेकिन ध्यान देना इसी रूल को इसी तरह चलते हैं। तो आज आपके इस 2 नियम से ही ये वीडियो को समाप्त किया जा रहा है। फिर आपको अगले वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।